आइए। Good afternoon. Welcome to our show, The Great Talk. I am Dr. Mohammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with Shri Sugit Pathak ji, the renowned architect in the city of Surat in Gujarat, India. Sir, I would like to welcome you in our show. Thank you. And I am equally grateful to you for providing us opportunity to speak with us. सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुगीत पाठक जी हूँ, बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और बड़ी सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सत्यशोधक सभा में मैं ट्रेजरर हूँ, महिला विद्यालय मंडल में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ, राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल सूरत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ ट्रस्टी भी हूँ और पॉलिटिकली आई एम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सूरत। Correct. There are a lot of responsibilities which you are taking on your shoulder. इसी हवाले से सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी नाम लिए आपने, और खुद भी आप एक ऐसे प्रोफेशन में है, तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा जो आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और किस तरह से आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं? वैसे तो देखा जाए तो बचपन से ही मैं मेरे पिताजी के साथ ये माहौल में पला बड़ा हूँ। वो भी काफ़ी सोशल थे, तो बचपन से ही मैं ये सारी सोशल चीज़ें जो होती है उसमें मैं काफ़ी मेरा आना जाना रहता था और पहले से उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर भी था। जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे इर्द गिर्द के समाज को देख के ये महसूस हुआ कि सिर्फ अपना प्रोफेशन और मनी मेकिंग जो है वही मायने नहीं रखता। हम समाज से लेते हैं, उससे ज़्यादा आज के दौर में समाज को हम क्या दे सकते हैं ये सोचने की भी हमें ज़रूरत है। तो ये जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें मेरे यही मायने है, यही मकसद है कि मैं जो भी ऐसे तबके हैं जो शोषित है, जिनको ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की, उनको मैं कैसे अपलिफ्टमेंट दे सकूं। जैसे मैंने खासकर 2 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए, महिला विद्यालय मंडल और सत्यशोधक सभा। तो महिला विद्यालय मंडल में मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, तो वहाँ अंडर 19 स्कूल है जिसमें सिर्फ लड़कियाँ ही पढ़ती हैं। और सत्यशोधक सभा जो है वो समाज में रैशनलिज्म के लिए काम करने वाली संस्था है, तर्कवाद का जो है वो फैलावा करती है। तो ये सब संस्थाओं के साथ रह के हम स्कूल में भी लड़कियों को एजुकेट कर सकते हैं और लड़कियों के जो शिक्षण, जो ज़्यादातर ये चीज़ें हैं कि समाज में बेटियों को पढ़ाते नहीं है, बेटियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता है। तो महिला विद्यालय में तो पहले से लड़कियां पढ़ती हुई है। करेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई हम समाज को कैसे क्या चीज़ें दे सकते हैं, Correct. वो सोच के हुए मैं इन सब संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जहाँ से मैं समाज में जो भी विचार है वो अच्छे विचार जो है वो फैला सकते हैं। इसलिए अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। छोटी सी उम्र में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप परफॉर्म करते हैं, ओबियसली आपके जो फादर है उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जिससे हमारे व्यूवर्स को भी और जहाँ जहाँ तक हमारा इंटरव्यू पहुँचेगा उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि जो आपके जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो उसूल है, विचारधारा है, वो क्या है? वैसे
मैं 100% रैशनलिस्ट हूँ और लेफ्टिस्ट विचारधारा जो है उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। करेक्ट। विश्वास रखने का मतलब ये नहीं होता है कि एक चीज़ को मैं मानता हूँ और उसी को मैं मानता चला जाता हूँ। करेक्ट। ये लेफ़्ट विचारधारा है वो मार्क्सिस्ट लिटरेचर पढ़ने की वजह से और समाज के साथ समाज का जो अलग अलग धड़ा है उसको जैसे जैसे पढ़ने के साथ साथ हम समझते जाते हैं वैसे हमारी विचारधारा जो है उसको हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं। करेक्ट। फिर भी मेरा ये मानना है कि जो अभी समाज में बड़े सारे इश्यूज़ है वो कास्ट को लेके है, रिलीजन को लेके है, क्लास स्ट्रगल को लेके है, आर्थिक असमानता को लेके है, ये सारी चीज़ें जो है उसका बड़े सारे हद तक जो इलाज है वो जो लेफ़्ट आइडियोलॉजी है उसके चलते हुए हो सकता है। ये मेरा समझ है। करेक्ट। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो ऑनगोइंग है इसके बगैर आपका जो खुद का एक रिनाउंड प्रोफेशन है बीइंग द आर्किटेक्ट उसके बारे में बताइए, या जो सामाजिक काम है फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उनको आप थोड़ा हाईलाइट करिए। देखिए आर्किटेक्चर प्रैक्टिस का जो बात है तो मेरा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बाद डबल मास्टर्स मेरा हुआ है, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्ट इन सिटी डिज़ाइन एंड मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्ट इन लैंडस्केप डिज़ाइन। तो एक हमारा वो काम करने का तरीका होता है कि हमारा स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर जो है उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं कि जो लोग हैं उसकी लाइफस्टाइल और उसकी डे टू डे एक्टिविटी साथ में जो है वो उसका एक स्ट्रक्चरल और सोशल कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन जो प्रोफेशन है वो हम वैसे सोशली देखा जाए तो दिस इज़ अ प्रोफेशन जिससे हम पैसा कमाते हैं। करेक्ट। लेकिन सोशल कंट्रीब्यूशन का जो बात है तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि भाई समाज में उसकी ज़रूरत है और हर बार हर काम करने के बाद हमें यही लगता है कि अब और करने की ज़रूरत है। करेक्ट। जैसे मैं आपको बात कहूँ कि सत्यशोधक सभा जो है उसमें हम जुड़े फिर समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ है, ऐसी चीज़ें कि कहीं पे भूत प्रेत, ये सब काल्पनिक चीज़ों में से बड़ी बार ऐसा होता है कि जो गरीब तबका है, जो महिलाएं हैं, उनको काफ़ी ये चीज़ों का भुगतना पड़ता है। उनको ठगा जाता है, उनको पता भी नहीं रहता और उनकी जो कमाई है वो ले ली जाती है। समाज में बड़े तौर पे अंधविश्वास फैलाया जाता है। आप रोज़ का अखबार देखिए तो अखबार में भी ये आता है कि आपको कोई दिक्कत हो तो मैली विद्या से निजात पाना हो तो हमारे पास आइए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आइए, हम जो है वो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो सत्यशोधक सभा में से हम लोग ये करते हैं कि ये जो काल्पनिक चीज़ें हैं, भूत है, माता जी है, भगवान है, ये सारी चीज़ों का झांसा देकर जो लोगों को ठगा जाता है, हम दो तरीके से काम करते हैं। हम सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं इसके खिलाफ, चर्चा सभा भी रखते हैं। चर्चा सभा में दो तरीके के लोगों को बुलाया जाता है कि एक जो है वो 100% रैशनलिस्ट हो और दूसरा जो हो वो इन सब चीज़ों को मानने वाला हो। और वहाँ पे बहस रखी जाती है जिसमें ऑडियंस का भी प्रॉपर इंटरवेंशन रहता है ऑडियंस का। तो ये एक तरीके का टॉक शो हुआ। दूसरा कि अगर ऐसा कहीं पे कुछ होता है तो हमारी जो टीम है वो वहाँ पे पहुँच जाती है। जाहिर सी बात है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही पहुँचना पड़ता है और लोगों के बीच में जाके जो इस तरीके का दावा करते हैं कि भाई वो मैली विद्या से या किसी भी तरीके से
लोगों के प्रॉब्लम को निजात पा सकते हैं, तो हम उनका पर्दाफाश करते हैं। Correct. साथ में ऐसे भी हमारे बड़े सारी जगह पे प्रोग्राम होता है कि चमत्कार दिखाए जाते हैं, तो वो चमत्कार नहीं होते, वो जादू का खेल होता है। करेक्ट। तो अपने अपने तरीके हैं कि कोई जादूगर बन के अपना प्रोफेशन शुरू करता है और कोई बाबा बन के अपना प्रोफेशन शुरू करता है। तो ये सब चीज़ों को हम एक्सपोज करते हैं कि Correct. भाई ये नहीं होना चाहिए इस True. तरीके से। और बस यही जन जागृति के जो काम है उसमें हम जुड़े रहते हैं। एक थॉट को मैंने डेवलप किया व्हाइल यू वर आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि अपनी विचारधारा आपने मेंशन की, साथ साथ व्यूअर्स को ये भी बताइए आप सर कि जो आपको पर्सनली सेटिस्फैक्शन मिलती है या आपको जो इंस्पिरेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है? देखिए, इंस्पिरेशन तो ये चीज़ है कि बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम पढ़ने से सीखते हैं। करेक्ट। और जो काम हम जहाँ जहाँ पे करते जाते हैं वहाँ तरह तरह के अलग अलग सोच वाले बड़े बड़े अच्छे इंसानों से मिलना होता है कि हम जिसके कांटेक्ट में आते हैं हम उनसे सीखते हैं, हम उनसे चीज़ों को समझते हैं। शायद उनकी समझ और हमारी समझ में थोड़ा अंतर रह जाता है, तो वो अंतर जो है वो आप डिस्कशन थ्रू या फिर आप पढ़ने से फिर से कोई सवाल आते हैं, वो सवाल पे आप चर्चा करते हैं। तो ऐसे बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स लोगों से मिलना रहता है कि आप खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर सकते हैं। शायद ऐसा हो भी सकता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोच और सामने वाले की सोच एकदम अलग हो, लेकिन वहाँ से भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि थोड़ा और जाने, थोड़ा और पढ़े। तो जाहिर सी बात है कि हम जिन जिन से मिले हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें लगी है उनसे हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कामों में ये होता है कि कोई सही या कोई गलत नहीं होता है। सब अपने तरीके से सोशल कंट्रीब्यूशन में आते हैं, वो समाज की बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। तो जितनी चीज़ें आप साथ में ले जा सको वो सभी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये मेरा मानना है। वेरी गुड सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कोविड-19 हमने एक फेज़ देखा अपनी लाइफ में जो बहुत ही सीवियर था, तो उसमें किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने या आपने एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट किया ताकि लोगों को राहत मिले, तो उस पर आप थोड़ी रोशनी डालिए। कोविड-19 का जो फेज़ था वो फेज़ में सबसे पहले तो जितने बड़े तौर पे माइग्रेशन हुआ, मेरा ये मानना है कि शायद पार्टीशन के बाद का ये सबसे बड़ा माइग्रेशन। एब्सोल्युटली। क्योंकि हमारे देश के लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि उनको एकदम जैसे आज हम हालात देखें तो यूक्रेन के हालात है कि एक रात में ही स्टूडेंट्स को अपना सभी सामान ले जाके रोमानिया के या दूसरे देशों की बॉर्डर पे पहुंचना था। उसी तरीके का जो हालात था देश में वो आ सकता है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। दूसरी बात ये इंटरव्यू का जो मुझे मौका मिला उस पे मैं ये साझा करना चाहूँगा कि सरकार जो है उन्होंने कभी ये मौका नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया कि अगर आप 2 दिन के लॉकडाउन के बाद आप हफ्ता या 15 दिन का अगर समय मिलता तो बड़ी सारी ऐसी आबादी थी कि जो अपने घर अपनी जगह पे पहुंच जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अचानक से जब 2 दिन के लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो वर्किंग क्लास को हुई। एब्सोल्युटली। वर्किंग क्लास में खासकर जो टेक्सटाइल लेबर्स थे, टेक्सटाइल में हालात ये है कि एक इंसान 12-12 घंटे काम करता है, तो 12 घंटे का एक शिफ्ट होता है और 12 घंटे का दूसरा शिफ्ट होता है। अब एक कमरा जिसमें लोग रह रहे हो
उसमें होता ये था कि 4 लोग जो रहे वो दिन के शिफ्ट वाले थे, 4 लोग जो रहे वो रात के शिफ्ट। अब लॉकडाउन में 8 लोग घर में, एक कमरा। सरकार की ओर से जो सहाय हुई वो सहाय आने में काफ़ी दिक्कतें रही। जो शहर जिया है वो अलग अलग NGOs हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने जो सहाय दी वहाँ से ये शहर में ब्रीथ किया है लॉकडाउन में। तो ऐसा होता था कि बड़ी बार जो है वो लेबर्स के फ़ोन आते थे, कुछ कॉमरेड्स के फ़ोन आते थे जो उड़ीसा से है, बिहार से है, उनको अपने घर जाना है, और हम फ़ोन करके या फिर जो ट्रेनें थी जहाँ उनको ले जाया जाता था उनके साथ कांटेक्ट करके उनको अगर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट लेना होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके हमने हेल्प की। एक बंदा था जो बेसिकली हिमाचल से था और अपने निजी काम के लिए सूरत पे आया हुआ था। तो उसको भी ये था कि उसको अपने वतन हिमाचल जाना था, तो उसके लिए भी 5 से 6 दिन लग गए। अब जिनके पास पैसा था, जिनके पास थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ था, वो फिर भी रह गए, लेकिन जिनके पास नहीं था उनको ले जाने के लिए हमें बहुत दिक्कतें हुई। फिर भी ट्रेड यूनियन लेवल पे या जिस तरीके से अलग अलग NGOs के कांटेक्ट करके जो भी कुछ सहाय हो सकती थी, वो सहाय पैसों की हो या वो सहाय खाने की हो, वो हमने हमारी ओर से की। लेकिन ये माहौल को जब हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि एक ही देश में 600 किलोमीटर चल के जो बंदे हैं वो अपने मुल्क जाते हैं, और थके हुए बंदे जब रेलवे ट्रैक पे सो जाते हैं और उनके ऊपर से ट्रेन चली जाती है, और जो सत्ता है वहाँ से ये स्टेटमेंट आता है कि अरे आप उनको पता नहीं चला कि ट्रेन चली गई, तो मुझे शायद ये लगता है कि उनको पता नहीं होगा कि इस धूप में आप 600 किलोमीटर चलो, उसका मायना क्या हो सकता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से आपने इलाबोरेट किया। आगे बढ़ते हैं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भविष्य में, फ्यूचर में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप सामाजिक कंट्रीब्यूशन में पार्ट लेना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ख़ास कहूँ जैसे बड़े सारे प्रोजेक्ट से हमारी 2 चीज़ पे लंबी सोच रही है। पहली चीज़ कि जो समाज में जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है, और उसकी वजह से ऐसे बड़े सारे मसले हैं कि दलितों पे बड़े सारे अत्याचार होते हैं, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार होते हैं, ट्राइबल्स जो है उन पे अत्याचार भी होते हैं, और उनका जो लैंड का भी काफ़ी इश्यूज़ रहता है। तो ये सब जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ हम संघर्ष करते हैं और आगे भी ये चीज़ें जारी रहेगी। जैसे हमारे समाज में एक चीज़ है कि एक पॉलिटिकल सिनेरियो जब होता है तो समाज को अलग अलग धर्म में और अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। हमारा कहना ये है कि धर्म और जाति की बात छोड़ हम सारे भारतीय हैं, सारे हिंदुस्तानी। तो जो राजनीति और जो समाज होना चाहिए वो आर्थिक मसलों के आधार पे होना चाहिए कि कितने को रोज़गार मिला, कितने को नौकरी मिली, हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, सामाजिक सुरक्षा कहाँ पे है। जबकि सिनेरियो ये होता है कि कितने हिंदू है, कितने मुसलमान है, हिंदू में से कितने दलित है, कितने ट्राइबल्स है। तो ये जो समाज को जाति में बांधने का जो अलग अलग जातियों में बांटने का जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ हम लोग काम करते हैं, और काम में छोटा छोटा ऐसा स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं कि ट्रेड यूनियन लेवल के भी कि भाई वी आर वन, हमारे इश्यूज़ एक हैं, हमारी समस्या एक है। तो हम जातियों में बंटना छोड़ के हम जो हमारे हार्डकोर इश्यूज़ हैं उस पर आवाज़ उठाएं।
इवन ट्रेड यूनियन लेवल पे भी हम यही करते हैं कि ट्रेड यूनियन में भी आज आप देखे जाए तो जो 4 लेबर लॉज थे उसको अबॉलिश करके 4 लेबर कोड में तब्दील किया जा रहा है। तो हम जो वर्किंग क्लास है उनको ये समझाते हैं कि ये आपके लिए कैसे गलत है, क्योंकि जहाँ पे कायदा है वहाँ पे सज़ा है। आप अगर कायदे को अबॉलिश करके कोड में तब्दील करोगे तो वहाँ से जो सज़ा है वो चली जाएगी, वहाँ पे सिर्फ पेनल्टी तक की बात आ जाएगी। तो एक तरीके से हम देखें तो वो पैसा देके छूटने वाली बात आ जाएगी। तो हम जो अलग अलग सेक्टर्स में हैं वो लोगों को ये सारी बातें जाके समझाते हैं, और इसी के मायने में जो है ये 28-29 मार्च को ऑल इंडिया स्ट्राइक है, उसमें सूरत में भी सभी जो ट्रेड यूनियंस है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और दूसरी बात हमारी जो एक दूसरा संघर्ष रहा है वो ये है कि जो आर्थिक असमानता है वो समाज में कैसे कम की जाए। आजकल जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आप देखें तो कोरोना का ही एग्जाम्पल है कि सभी एसेंशियल चीज़ें बंद थी लेकिन शेयर बाज़ार चालू था। अब शेयर बाज़ार की जो पूंजी है वो प्रोडक्शन बिना की पूंजी, तो ग्राउंड लेवल पे देखो तो आप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन शेयर बाज़ार जो है वो कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, और बड़े बड़े पूंजीपति जो है उसमें से मुनाफा भी कमा रहे हैं। करेक्ट। ये एक बहुत बड़े स्तर की चीज़ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे भी छोटा छोटा कोऑपरेटिव सेक्टर स्ट्रेंथन हो, और जो ट्राइबल्स में से भी एक ऐसा सेक्टर हो जो अपनी लोकल प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उसको स्ट्रेंथन तरीके से लोगों के सामने रखे, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने छोटे छोटे लोग भी जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हमारी जो लड़ाई है वो जारी है, एक तो कास्ट बेस्ड स्ट्रगल और दूसरा क्लास बेस्ड स्ट्रगल। ये दोनों तरीके से हमें संघर्ष करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जहाँ तक महिलाओं का मसला है वहाँ तक अगर कोई भी दिक्कतें आती है तो सबसे पहले उसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। तो वुमेंस राइट जो है, वुमेन स्ट्रगल जो है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जहाँ पे हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके का काम करती हैं उनसे कंधा से कंधा मिला के उनका साथ देते हैं। सर अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि हमारा जो भारत है देश, कंपोजिट कल्चर है, इसकी अखंडता के लिए, इसकी यूनिटी के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए? कुछ काम आप बताएंगे ब्रीफली? ज़रूर। तो भारत देश जो भारत है वो इसीलिए भारत है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो सर्वसमावेशी मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी ने सभी विचारों को आत्मसात किया है, वो धर्म के विचार हो या प्रगतिशील विचार हो या नास्तिक विचार हो, सभी विचारों को आत्मसात किया है। भारत में हिंदू भी है, जैन भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, नास्तिक भी है, प्रगतिशील लोग भी है, प्रगतिशील महिलाएं भी है, और ये सब अपने आप में एक साथ बंधे रहेंगे तब तक ये भारत देश एक है। अभी हम देखें तो बड़ी सारी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें, ऐसी पोस्ट आती है जो धार्मिक उन्माद जहाँ से पैदा होता है। करेक्ट। धर्म आधारित राष्ट्र, खासकर ये जो वर्तमान जो सत्ता है उसमें आप देखें तो बार बार हिंदू राष्ट्र की बात आती है। मैं अहमदाबाद में भी घूमने गया था तो एक कृष्ण नगर करके एक विस्तार है, वहाँ पे एक बोर्ड रखा था कि हिंदू राष्ट्र में आपका, हिंदू राष्ट्र के कर्णावती नगरी में आपका स्वागत है। तो ये चीज़ है, तो वो मैं मानता हूँ कि ये भारत की तहजीब नहीं है। आप सभी धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं, सभी धर्म में जो खूबियाँ हैं, उसको लेकर आप साथ चलो। धार्मिक मसला इतना निजी मसला है कि हमारी आस्था किसी धर्म में या किसी भगवान में है या फिर हम पूरी तरह से नास्तिक है, वो हमारा निजी मसला है। धर्म जो है उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए।
अगर भारत किसी धर्म आधारित राष्ट्र बन जाता है तो भारत और अफ़गानिस्तान में कोई अंतर नहीं है। करेक्ट। तो मेरा मसला यही है कि जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है वो सबको मिला करके होती है। यहाँ पे ये मुल्क है कि रमज़ान में हिंदू भी सेलिब्रेट करते हैं और दिवाली में मुस्लिम भी सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिसमस जो है वो सभी धर्म सभी जातियों के लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जब तक हम सभी धर्म के लिए यही उदारता नहीं दिखाए जो हमारे धर्म के लिए है, तब तक चीज़ें बिगड़ती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि सभी को एकजुट होकर रहेंगे जब तक, तब तक ये मुल्क बना रहेगा। करेक्ट। अंत में मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बल्कि जानना चाहता हूँ कि आपके ओर से पूरे भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज जिससे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और लोगों में एक वो जो कुछ लोग मिसलीड है तो वो सही रास्ते पे आए, ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। सबसे पहले तो बेशक इंडिया वर्ल्ड का एक हिस्सा है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो UDHR की जो गाइडलाइंस थी, तो उसके तहत जो ह्यूमन राइट्स जो सभी देशों ने माने हैं, वो ह्यूमन राइट्स के तहत जितनी भी मुल्क में जितनी भी सरकारें हैं उनको सभी तरीके के जो भेद है, वो धर्म के भेद हो, काले गोरे के भेद हो, जाति के भेद हो, अमीर गरीब के भेद हो, वो सभी भेद भूलकर एक आम इंसान, एक गरीब बंदा से लेके एक अमीर बंदा तक सभी की अपनी एक डिग्निटी है। वो इंसान की डिग्निटी के साथ जीने का जो हक है वो इंसान को दिलवाना चाहिए। सारी दुनिया में मसले इसीलिए है कि एक तबका जो शोषक है और एक तबका जो शोषित है। तो जो शोषित है वो बार बार अपने हक की आवाज़ उठा रहा है, अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहा है, और जो शोषण करता है वो उन पे दमन करता है, उनको दबा देता है, और उनकी सत्ता कायम रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीज़ें जो है वो हमारी इंसानियत को बेहतरी की ओर नहीं ले जाएगी। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को हम अगर डिग्निटी के साथ जीने दें, उनके जो मसले हैं उनको सुने और उनको सुन के उनके लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं उसका बतौर सॉल्यूशन दिया जाए, तो ही एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअलिटी के साथ डिग्निटी से रह सकता है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, बेशक पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हो, जो व्यवहार हम अपने साथ कोई करे ऐसा समझते हैं, वही अच्छा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। ये एक चीज़ है जो बेशक इंसान को दूसरों से अलग करती है और इंसानियत बरकरार रखती है, तो उसी को लेके हमें आगे चलना चाहिए। Thank you so much for joining us. Thank you very much. We were in conversation with Shri Sugit Pathak ji from Surat. Today I must say that it was one of the finest day and one of the greatest talk ever we had since the journey we started. And I must be thankful to Shri Sugit sir for joining our program. Once again, on behalf of CA Media Group, I am thankful to you. Thank you so much. Thank you.